नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया लगभग सारी पूरी हो चुकी है, लेकिन यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने भी कहा है कि एक देश में एक विधान ही होना चाहिए। और यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने भी एक ही सुर में कहा है कि राज्य में यूसीसी लागू होना ही चाहिए और अब वक्त है कि देश के लोग साथ आएं। लागू होना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वहीं प्रदेश में कुछ मुस्लिम संगठन है, उसका अब ये तो समय समय पर होता रहता है, लेकिन जो बहुमत से निर्णय होगा और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की जरूरतों को समझते हुए और देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने की नीयत से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, वो आज देश की जरूरत है। और देश का आम नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय पे उनके साथ खड़ा है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसके ऊपर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जो कि हर तरीके से अनुचित है। विपक्षी दल हमेशा अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को ऊपर रखते हैं। ना उनको समाज के विकास से कोई मतलब है, ना ही देश प्रदेश के विकास से कोई मतलब है, ना ही जनता के आवाम की भलाई से कोई मतलब है। उन्हें केवल मतलब है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने से मतलब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है और बहुत समय से इसकी मांग उठ रही थी और अब सही समय है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। इसको लेकर मेरे जो माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कहा है, हम उनकी बात को समर्थन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो भी हम सब हैं, हम देश हित में जनहित में जो भी कानून लाते हैं, उसकी जो जरूरत होती है उस समय उसकी आवश्यकता होती है। तो आज इस बात की मांग ज्यादा तेजी से हर राज्य में उठ रही है और सभी लोग चाहते हैं कि एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए देश के अंदर। तो ये कानून आना बहुत जरूरी है, लागू होना चाहिए, हम भी इसके। उधर यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के सभी लोग शामिल थे। मीटिंग में यूसीसी पर भी चर्चा हुई है और सभी ने यूसीसी का एक साथ विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है और इसका मसला सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं बल्कि कई और कम्युनिटीज का भी है। 5 साल पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर 21वें लॉ कमीशन ने कहा था कि मुल्क को इसकी जरूरत फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो महली ने कहा है कि वो यूसीसी का विरोध करते हैं और फिलहाल देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है। खालिद अशी ने भी ये जानकारी दी और देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है, ऐसा वो बयान देते हुए नजर आए हैं। और उनका कहना है कि वो यूसीसी का विरोध करते हैं। उन्होंने बैठक की भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोग शामिल थे और सभी ने एक साथ ये निर्णय किया है कि वो यूसीसी का विरोध करते हैं और फिलहाल देश को यूसीसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक हमारी अपनी राय का सवाल है तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो मजहबी आज़ादी हमें और आपको अपने मुल्क में हासिल है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशर्रफ अली ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लॉ कमीशन के गठन का स्वागत किया और मंच का मानना है कि इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत के लोग धर्म के नाम पर विभाजित बिल्कुल भी ना हो और ना ही एक दूसरे से लड़ें। एक देश, एक नागरिकता और एक झंडे के साथ सब चलें। ये देश की मौलिक आवश्यकता है और सभी अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखें और दूसरे धर्मों का सम्मान भी करें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए लॉ कमीशन गठन का स्वागत करता है और पूर्ण समर्थन करता है और इस पहल के लिए सभी भारतवासियों को आगे आकर समर्थन करना चाहिए। और अब समय आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको
देश के विकास के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सरकार का आभार प्रकट करता है। जय हिंद, जय भारत। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार यानी हमीरपुर के जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वरी माता का मंदिर एक अति प्राचीन स्थान है और यहाँ की मिट्टी लगाने से शरीर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार यानी हमीरपुर के जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वरी माता का मंदिर एक अति प्राचीन स्थान है, जहाँ की मिट्टी लगाने से ही शरीर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। हमीरपुर जिले के झलोखर गांव का प्राचीन मंदिर जो मां भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के रविवार का अति महत्व है। ये स्थान कभी बस्ती से सैकड़ों मील दूर हुआ करता था। लोगों का मानना है कि लगभग 200 साल पहले एक नीम के पेड़ से मूर्ति निकली थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालुओं ने यहाँ की मिट्टी को तिलक समझकर लगाया तो शरीर के सारे दर्द दूर हो गए। इसके बाद से ये स्थान भुइया रानी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यहाँ वात रोग से पीड़ित श्रद्धालु गोद में बैठकर आते हैं और एक मुट्ठी मिट्टी शरीर पर लगाते ही सारे दर्द दूर कर माँ के दरबार से दौड़ते हुए जाते हैं। प्रसिद्ध हैं और यहाँ आने से यात्री ठीक हो जाते हैं। जो बात लगा होता है माता जी के चरणों की रज से ठीक होते हैं। चमत्कारी भुइया रानी माता मंदिर की मिट्टी के जांच कई बार वैज्ञानिकों ने करनी चाहिए, पर ये पता नहीं लगा सके कि इस मिट्टी में कौन से ऐसे तत्व हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी किस तरह शरीर पर लगते ही सारे दर्द खत्म कर देती है। दर्शन करने के लिए बिटिया की तकलीफ इसलिए यार। क्या होता है यहाँ आने से? यहाँ भुइया रानी है, रज लगाने उनसे घर से नहीं क्या आई देखो नहीं पाती। तो किनारे की मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी के लेपन से जो गठियावात और बात रोग होता है तो तत्काल आराम मिलता है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और मनोकामना पूर्ण कराते हैं। माता रानी आदि शक्ति है। यहाँ की इनकी रज जो मिट्टी है वही माता रानी का प्रताप है। जो बात पीड़ित होते हैं, गांठियाबात किसी प्रकार का बात हो शरीर में, और उसके लिए माता रानी के रज लगाने से पूरा रोग दूर हो जाता है। और इसके अलावा माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, क्योंकि माता रानी आदि शक्ति हैं। माँ भुवनेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। माता रानी के यहाँ रज ही इनका प्रताप है और तालाब की मिट्टी जो पड़ती है उसी में सब प्रताप है इनका, माता रानी का। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर में मां भुइया रानी का आशीर्वाद रूपी चमत्कार है। जो भी तालाब में नहाने के बाद मिट्टी लगाएगा उसके सारे दुख दर्द दूर होंगे। मंदिर में आज तक कोई भी छत नहीं डाल सका और किसी ने कोशिश भी की तो दीवार खड़ा करते ही दीवार ढह गई। इन सभी कारणों से माता मां भुइया का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में नर्सिंग की छात्रा के साथ लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये मामला दिल्ली के श्रद्धा मर्डर के जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली की श्रद्धा के कथित मुस्लिम पति ने उसका कत्ल कर शरीर के 36 टुकड़े कर दिए थे, जबकि प्रयागराज में लव जिहाद का शिकार हुई नर्सिंग की छात्रा से धर्म छिपाकर कोर्ट मैरिज करने वाले ने करीबी रिश्तेदारों से गोली चलवाकर उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। दरअसल पहले युवक ने युवती से नाम बदलकर शादी की और फिर लड़की को धमकाया और उसके बाद परिवार वालों ने युवती के साथ रेप भी किया। इसके बाद युवती ने लड़के और परिवार वालों पर मामला दर्ज करवा दिया है और मामले की जांच चल रही है। मोहम्मद आलम ने मुझसे ठाकुर बन के कोर्ट मैरिज किया था। मोहम्मद आलम को पता चल गई कि एफआईआर हो गई है, तो जब मैं थाने में से निकली तो मुझे मोहम्मद आलम और उनके 3-4 रिश्तेदार थे जो कि मुझे किडनैप कर लेते। किडनैप करके मुझे ले जाके मीडिया बाइट दिलाए अपने पक्ष में और जज के पास बयान दिलाए लोग। और तो मैं डर के काफ़ी दे चुकी थी, क्योंकि मेरे माँ और मेरे भाई को ये लोग मारने की धमकी दिए थे। और जब मैं इन लोगों के पक्ष में बयान देने के बाद से ये लोग मुझे पोखरा में ले जाके कौशाम्बी ज़िले में मुझे गोली मार दिए। जान से मारने के इरादे से मुझे गोली मार दी लोग, क्योंकि लोग मुस्लिम बनने के लिए मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं बन सकती। मैं इनसे दूरी बनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं
और उसके बाद से जब गोली मार दी लोग तो मैं आके मेहराबाद में ही रह रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे थे लोग। जब मैं वहाँ से सोच रही थी दूसरा रूम लेके रहूँ तो वहाँ मुझे धमकी देते थे लोग कि एफआईआर करा दूंगा, सब थाना कैंट वगैरह सब मेरा है। उसके बाद से मैं 14 जून को 2023 में बनी खलूफश, मोहम्मद आलम और असलम तीनों लोग मेरे घर पे आए रात में 8:30 बजे करीब, और मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किए लोग। और मोहम्मद आलम इसमें ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा कल्चर है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं बोली मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे ब्लैकमेल वहाँ पे किया गया, मेरे साथ बहुत ही गंदे तरीके से पेश आए लोग। उसके बाद से मैं 100 नंबर पे 112 नंबर पे मैं कॉल की, पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद से मैं अपने गाँव चली गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से सैयद मोहम्मद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सैयद, एक बार फिर से लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बता दें कि ये लव जिहाद का मामला है, ये काफी पुराना है और इसमें मोहम्मद आलम का नाम आ रहा है, जिसने ठाकुर बनकर पल्लवी सिंह नाम की महिला से शादी करता है और फिर उसके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसने सारी चीजें बताई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस बेटी को न्याय नहीं मिला और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कर्नलगंज में जब मामला दर्ज कराया तो महिला वहां थाने से निकली और महिला के अनुसार उसे बंधक बनाया गया और साथ ही कुछ मीडिया वालों से भी इस पर उसको बयान दिलवाया गया और बयान दिलवाने के बाद उसे कौशाम्बी ले जाया गया, जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ। उसका कई महीनों इलाज चला, इलाज के बाद फिर से महिला ने अब मदद की गुहार लगाई है पीड़ित ने। बिल्कुल सही है। तो युवती का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि कब से वो ये शोषण झेलती आ रही है? पुलिस प्रशासन से उन्होंने कब इसकी शिकायत की और पुलिस प्रशासन का अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना? जी बता दें, एफआईआर जहां कई पत्र लिखने के बाद आला अधिकारियों को लिख तो ली गई है, मगर युवती का आरोप है जब कैंट थाने गई है तीसरी एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो वहां पर जो थाना इंचार्ज था उसका मोबाइल ले लिया और अभी तक मोबाइल भी उसका वापस नहीं किया गया। और युवती का ये भी कहना है कि कई अहम उसमें सबूत भी मोबाइल में है और कहीं ना कहीं पुलिस आरोपी जो वकील है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है और पुलिस को उससे पूरी मदद मिल रही है, जिसके कारण युवती को न्याय नहीं मिल रहा है। और आज भी वे अपना 161 का बयान दर्ज कराने कैंट थाने पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है कि लगातार युवती का कहना है कि जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है, मगर उसको अब न्याय की उम्मीद है सीएम योगी और पीएम मोदी से और लगातार वो अब मदद की गुहार लगा रही है। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज से ये लव जिहाद का मामला सामने आया है और युवती का कहना है कि आरोपी को पुलिस द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है इस मामले में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा जनता से किया था, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के वादों की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर नगर के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आप देखेंगे कि सड़कें किस तरह से गड्ढायुक्त हैं और कल्याणपुर विधानसभा के इंदिरा नगर रोड और बिठूर रोड की जो गलियां हैं वो काफी ज्यादा गड्ढायुक्त हैं और इनको देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से योगी सरकार के दावे उनके ही अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा फेल किए जा रहे हैं। का सपने को चूर करते कानपुर के प्रतिनिधि व अधिकारीगण। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कल्याणपुर के बिठूर रोड चौराहे पे किस हिसाब से बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, जबकि अभी बारिश चालू हुई है और जब यहाँ पे पूरी तरीके से बारिश होगी तो ये गड्ढे एक तरीके से खाई में बदल जाएंगे। इन गड्ढों की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वाले वाहन कई यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको देखने और झांकने वाले कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, ना ही यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं अभी तक। यहाँ से कुछ दुकानदारों से भी जानकारी करें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनसे। सर क्या नाम है आपका? भाई साहब मनीष अग्रवाल हमारा नाम है। अरे मनीष जी ये बताइए कि जिस तरीके यहाँ पर ये बिठूर रोड चौराहे पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो इन गड्ढों का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, कितनी समस्याएं होती हैं इन गड्ढों से? भाई साहब ऐसा है, ये गड्ढे देख देख के अब इन गड्ढों को देखने की आदत हो गई है। ये रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। 2-2 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। हम लोग व्यापार छोड़ के केवल जाम निकालो, ये करो वो करो, पूरा व्यापार त्रस्त हो गया है। हर आदमी से कह चुके हैं कि भाई साहब इसका कुछ सुधार किया जाए। यहाँ की विधायक है श्री नीलिमा कटियार जी, उनसे भी कह चुके हैं, तो कहीं से भी कुछ सुधार होने की उम्मीद तो अब लगी नहीं रही है। हम लोग भी कहते हैं बीजेपी सरकार में जैसा चल रहा वैसा ठीक है, जबकि हम लोग बीजेपी के इतने बड़े समर्थक हैं
शुरू से लेकर आज तक किसी भी पार्टी को वोट दिया तो सिर्फ बीजेपी को दिया है। तब ये बीजेपी सरकार में ये हाल है, अब तो समझ में नहीं आता कि व्यापार करें कि रोड पे गड्ढे देखें। मतलब गड्ढों की ये सिचुएशन है, कोई व्यापार में कहीं कुछ है नहीं। मतलब समझिए सुबेरे से आते हैं भाई, किसी आदमी को जब गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बेचारा दुकानों से क्या सामान निकालेगा। ठीक पूरी रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, जाम ही जाम है। 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं, हम लोग जाम से ही मुक्त नहीं हो पाते। यहाँ से घर से आते हैं कम से कम 1-1.5 घंटा चौराहे से अपनी दुकान तक आने में लग जाता है, इतना जाम रहता है। आप बताओ इसका क्या है? यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों में काफी आक्रोश है। जिन गड्ढों को देखते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने घर से दुकान आने में इनको घंटों को लग जाते हैं। यहाँ पर आज तक कोई प्रतिनिधि और कोई भी अधिकारी इन गड्ढों को मुक्त करने के लिए नहीं सोचा। जबकि आपको बता दें, एक अहम जानकारी दे दे कि श्रावण मास का महीना चालू हो चुका है और ये बिठूर के लिए जो कि एक बिठूर मार्ग है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, बिठूर घाट में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, वही मार्ग है। और आने वाले सोमवार को यहाँ पर लाखों की भीड़ होगी। लेकिन अभी तक यहाँ इस समस्या का निदान करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आए हैं। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। उधर मुजफ्फरनगर में देर रात आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर राकेश टिकैत के आवास पहुंचे और साथ ही उन्होंने सरकार से राकेश टिकैत को भारत रत्न देने की मांग की है और कहा है कि राकेश टिकैत ने देश ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए भी अद्भुत काम किए हैं। और इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमिताभ ठाकुर को शॉल उड़ाकर और किसान भवन की तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत किया। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में विजिलेंस और विद्युत विभाग की छापेमारी, इलाके में मचा हड़कंप, 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। बांदा में तेज रफ्तार जेसीबी का फटा टायर, हादसे में 18 सवारी घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फरुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दबंगों ने घर में घुसकर की युवती के साथ छेड़खानी, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़, वहीं पुलिस ने 4 लोगों पर मामला किया दर्ज। बदायूं में बंटवारे के विवाद में हुई मारपीट, विवाद में छत से फेंका गया युवक, गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। आगरा में खंडर में मिला एक वृद्ध का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर में मां शाकंभरी मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब, मानसून में श्रद्धालुओं से मंदिर में न आने की गई है अपील, बावजूद इसके मंदिर में लग रहा है भक्तों का तांता। मैनपुर में बिजली डिफॉल्ट सही करते समय करंट की चपेट में आया बिजली कर्मचारी, हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। इटावा में मनाया जा रहा है वन महोत्सव, कचहरी से बैंड बाजे और रथ के साथ निकाली गई पौधों की बारात, डीएम समेत कई अधिकारी हुए बारात में शामिल। आगरा में मनी एक्सचेंज से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने 5 लाख की विदेशी करेंसी और 2 कारें की है बरामद। मथुरा की वृंदावन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रेम मंदिर में बम की सूचना देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से मोबाइल सिम और फोन भी बरामद। अमेठी में पर्यावरण को लेकर वन विभाग की अनोखी पहल, वृक्षारोपण जागरूकता को लेकर निकाली गई पौधों की बारात, वृक्षारोपण अभियान में लगाए जाएंगे 35,000 करोड़ पेड़। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, वहीं शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। अमेठी में मेडिकल स्टोर की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का लगा है आरोप, मेडिकल स्टोर संचालकों ने जताया विरोध। सहारनपुर में ढाबे पर मिला नौकर का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, वहीं जांच में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में पैसा दोगुना करने वाले गिरोह का खुलासा, तंत्र मंत्र का झांसा देकर करते थे पैसे को दुगुना,
मामले में 3 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में लकड़ी व्यापारी से हुई लूट मामले में भाई, दोस्त और रिश्तेदार गिरफ्तार। पुलिस को नकदी और तमंचा बरामद। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।